नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो मैं ख़बर लेके आया हूँ वो जो इंडिया गठबंधन में जो सेकुलर अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं उनके दोगलेपन की राजनीति पे लेके। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करके एक वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपके मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से उठाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो क्या। इनसे मिलिए, ये हैं संजय राउत साहब, जो कि महाराष्ट्र के एक नामचीन नेता हैं शिवसेना के। अभी प्रेजेंट टाइम पे ये राज्यसभा सांसद भी हैं। मगर इनकी दोहरी राजनीति देखिए, इनकी दोहरी मानसिकता देखिए। मुसलमान इनको खुल के सपोर्ट करता है, इनको वोट भी देता है, और अभी इस टाइम महाराष्ट्र में मुसलमान इनको सपोर्ट भी कर रहा है, वोट भी दे रहा है और आर्थिक मदद भी कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। बीजेपी ने इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, शिवसेना को, जो कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती थी, बाबरी मस्जिद गिराने में जिसका हाथ है शिवसेना, जिनके ये राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत साहब, ये कह रहे हैं एक वीडियो में, अभी ये वीडियो देखो, इसमें कहते हैं ये कि हमको बाबरी मस्जिद गिराने में सिर्फ और सिर्फ 17 सेकंड लगे थे राम भक्तों को। दूसरी वीडियो में कहते हैं, ये पहला वीडियो तब का है जब ये बीजेपी के साथ अलायंस में थे, और ये दूसरा वीडियो जो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये दूसरा वीडियो अब का है जबकि ये इंडिया गठबंधन के अलायंस में है। दूसरे वीडियो में आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। दूसरे वीडियो में कह रहे हैं कि बाबरी राम मंदिर जब 3 किलोमीटर आगे ही बनाना था तो बाबरी मस्जिद गिरा ही क्यों। मतलब एक वीडियो में ये कहते हैं कि हमको सिर्फ 17 सेकंड लगे थे राम भक्तों को, और दूसरी वीडियो में ये देखिए इनका दोगलापन। मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस स्तर का बेवकूफ़ समझ लिया है, इस स्तर का नाकारा समझ लिया है कि मतलब ये जो कह देंगे वो हम मान लेंगे। और मुसलमानों के तो यहाँ कान में लगता है बीड़ी फंसी हुई है। उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, ये जो सेकुलर दल में अपने आप को बहुत उच्च पदों पर बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं, मगर उनको ज़र्रा बराबर भी शर्म नाम की चीज़ नहीं बची उनके अंदर। अगर जर्रा बराबर भी शर्म नाम की चीज़ बची होती तो इस स्तर के नेताओं का वो समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब मुसलमानों की कोई आस्था की कदर ही नहीं है, उनकी इबादत गाहों की कोई कदर ही नहीं है। इंडिया गठबंधन इनको 18 सीट देने पर राजी हुआ है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन इनको 18 सीट देने पर राजी हुआ है, जबकि इनकी पूरी की पूरी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी आधे से ज़्यादा पार्टी इनकी बीजेपी में जा चुकी है। एनसीपी आधे से ज़्यादा बीजेपी में जा चुकी है। उसके नेता जो राम मंदिर को लेके है वो ऐसे मतलब भोले बन रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको निमंत्रण भी मिला था 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का, उनको निमंत्रण भी मिला था, तो वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो राम मंदिर है हम वहाँ पे पूजा करने जाएंगे। आप क्यों अयोध्या नहीं जाओगे? आपको तो जाना चाहिए, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे थे वो तो खुल के बोल रहे थे कि हमारा बाबरी मस्जिद गिराने में हाथ नहीं था, हमारा पैर था, तो आपको तो ज़रूर जाना चाहिए। तो इंडिया अलायंस से मेरा ये सवाल है कि अगर इस तरीके के नेता आपकी इंडिया गठबंधन में रह सकते हैं, तो मुस्लिम का नेतृत्व जो करते हैं, मुस्लिमों की जो बात करते हैं, दलितों की जो बात करते हैं, वो नेता आपके गठबंधन में क्यों नहीं रह सकते? मेरा इतना सा सवाल है। वो नेता आपको क्यों लगता है कि उनको उनको रखने से हमको वोट नहीं मिलेगा? एक नेता बहुत ही जाना पहचाना है, असदुद्दीन ओवैसी। मैं बार बार कहता हूँ कि वो बार बार आप लोगों को, मुसलमानों को, ऐसा नेता कभी भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को हमारी बातें थोड़ी सी बुरी लग सकती, मगर मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी एक बेहतर लीडर है, एजुकेटेड हैं, बारिस्टर हैं, लंदन से वो लॉ किए हुए हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज है, उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, किस टाइम पे क्या बोलना है। उनको मुसलमानों के सारे जितने भी मुद्दे हैं, उनके शिक्षा और बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग, जो लव जिहाद, और जो ये हर आए दिन तुम्हारी बहनों के साथ ये जो भगवा लव ट्रैप करते हैं, ये सड़क से लेके सांसद तक वो ये सब मुद्दे उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये सारे मुद्दे जो हैं ये मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, और इन मुद्दों पे
ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। ना कांग्रेस बात करनी चाहती है, ना बीजेपी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो पूरा खुल के इन्वॉल्व रहती है इसमें। ना कांग्रेस बात करना चाहती है, ना बीएसपी बात करना चाहती है, ना एसपी बात करना चाहती है, ना आरजेडी, ना तृणमूल कांग्रेस, ना जेडीयू, ना शिवसेना, ना एनसीपी। बात कौन करता है आपके मुद्दे पे? सिर्फ और सिर्फ AIMIM। अभी आप ये देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका नाम है अख्तरुल ईमान। इनको आप सुनिए। ये बीजेपी और होम मिनिस्ट्री से गुजारिश कर रहा हूं कि बिहार में मुख्तलिफ आबाद, खास करके भोजपुर के इलाके में भोजपुरी गीत में मुसलमानों की इबादत को टारगेट करके बड़े फोहर किस्म के गीत, नहंगा में नमाज जैसी बातें कहकर कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है एक सेकुलर स्टेट में। और मुख्यमंत्री जहां कहते हैं कि इंसाफ के ऊपर आनी है, उस स्टेट में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा सेकुलरिज्म हमें पढ़ाता है कि अपने धर्म के आदर्शों का पालन करो और दूसरे के धर्मों का आदर करो। हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और इस तरह के जो अभद्र वाकयात हो रहे हों, हुकूमत को फौरी तौर पर इसकी खबर लेनी चाहिए। स्थानीय एसपी और डीएम की जिम्मेदारी होती है इस तरह फोहर गीत जो समाज में कहीं तनाव का सबब बनते हों, उस पर फौरन पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और जिन लोगों ने इस गीत को गाया है और उसको जिसने सोशल मीडिया पे चलाया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमआईएम बिहार में अमन सुकून चाहती है। बिहार के हुकूमत से यहाँ के दलितों को, अकलियतों को, तमाम तर मज़ाहिब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आला मोहतरम इस ताल्लुक से फौरी तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों को हिदायत करेंगे और इस तरह के वाकयात बिहार में न हो, इसकी सख्ती से वो कार्रवाई करेंगे। क्या कह रहे हैं? बिहार में अभी एक जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बेहुदे लोग हैं, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं मुसलमानों के प्रति। उनके भाषा में उनके गाने सुनिए आप। ये देखिए, इनकी पूरी लिस्ट है ये। इस पे किसी भी नेता ने नहीं बोला। वो जो 4 दलाल जाके बैठे हुए हैं आरजेडी के गोद में MIM से जीते हुए, वो भी अभी तक इस पे आवाज़ नहीं उठाई है। मगर इस पे आवाज़ किसने उठाई? अख्तरुल ईमान ने। इसका असर ये हुआ कि वहाँ की पुलिस ने इनके ऊपर FIR दर्ज की है और इनको गिरफ्तारी भी इनकी हो सकती। आप ये अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये किस तरीके से घटिया मानसिकता के लोग ये मुसलमानों के प्रति घृणा फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जिसको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी चाहिए होती, थोड़ा सा भी फेमस होना होता है, उसको बगैर मुस्लिम को गाली दिए हुए, बगैर मुस्लिम की बुराई किए हुए, बगैर मुस्लिम की इबादत गाह, मस्जिद, बुरखा या नकाब, हिजाब, बगैर उन पे कोई टिप्पणी किए हुए, गलत सलत, बगैर वो अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाते। तुम लोग दिमाग से अपाहिज हो चुके हो, पोलियो हो चुका है तुम लोगों के। तुमको अगर डेवलप होना है, या पार्टी तुमको टिकट देना चाहती है तो वो देगी तुमको। किसी के धर्म को, किसी के मज़हब को गाली देगी, तुमको क्या मिलेगा? ये गिरिराज सिंह हैं, आए दिन ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कभी बोलते हैं कि आप मांस मत खाओ, ये मांस जो खाता है वो जिहादी है, वो नरभक्षी है, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अभी ये बीच में बोल रहे थे कि मांस झटके का खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए। मतलब मांस झटके का खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए। तो जो झटके से काटा जाता है तो क्या वो मांस शाकाहारी हो जाता है? वो मांस नहीं रहता है? अरे भाई, दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं है? मेरे तो ये भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस स्तर का, इनका IQ लेवल इतना ज़्यादा नीचे स्तर का है कि अब क्या ही मैं इन लोगों के बारे में बात करूं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। मगर वो तो एक, चलो वो एक धार्मिक बात हो गई। मगर मैं वापस राजनीति पे आता हूँ। राजनीति में अभी क्या होने वाला है कि ये 22 तारीख को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रोग्राम होने वाला है, इसके बाद पूरी की पूरी राजनीति चेंज होने वाली है। ये जो 22 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में ये सुनने में आ रहा है कि 143 रैलियां कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से क्रेडिट लिया जाएगा, किस तरीके से पोलराइजेशन का प्लान बना रहे हैं बीजेपी वाले।
तो अगर इंडिया गठबंधन वाले जरा सा भी सतर्क और जरा सा भी होशियारी नहीं दिखाते हैं तो ये 2019 की तरफ फंस के रह जाएंगे धर्म के चोले के बीच में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार जब धर्म की लहर चलती है तो फिर आपके पास कितने भी मजबूत आपके पास मुद्दे हों, कितने भी मजबूत आप उनको टारगेट दें कि अगर आप हमको जिताएंगे तो हम आपके लिए बेहतर शिक्षा या रोजगार या आपके लिए हम सड़कें बनवाएंगे, वो कुछ भी माने नहीं रखता है। अगर एक बार धर्म की लहर चल गई, वो 2019 में आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी का ये प्लान है कि वो 22 तारीख के बाद लगातार 143 रैलियां करेंगे, तो इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो एक ऐसा कैंडिडेट पेश करें पीएम उम्मीदवार का जो कि उनका काट हो, जो कि नरेंद्र मोदी जी का ये जो धर्म का काट है इसको काट सके। तो उनको चाहिए ये कि जो उनसे अभी नाराज़ चल रहे हैं नेता, जैसे अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव भी उनसे कोई खास खुश नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि गांधी अपनी सीट हार गए थे अमेठी से, तो उनको कहाँ जाना पड़ा था? वायनाड में क्या 44 से 46 से 47% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अमेठी क्यों हारे? वो तो सबको पता है अमेठी क्यों हारे। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि उस टाइम सिर्फ धर्म की लहर चल रही थी। अगर धर्म की लहर में अच्छों की हवा निकल जाती है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उनकी कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है, इतनी बदतर है, तो उनको कम सीटों पे संतुष्ट कर लेना चाहिए, कम सीटों पे उनको मान जाना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देनी चाहिए और मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। ये एक हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला होगा क्योंकि मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित करने से क्या होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो आप 22 तारीख के बाद जो प्रोग्राम के बाद जो लहर चलेगी, ये उसके काट में होगा। और ये उसके जब काट में होगा तो ये उनका जो ट्रम्प कार्ड, ये जो लास्ट में जो खेलेंगे नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेके, ये इतना ज़्यादा असरदार नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं है। बहुत से रोज़गार भी थोड़े कम हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा कम है। वो तो एक बात अलग है कि मीडिया में और पेपरों में जो होता है तो वो उससे कोई लेना देना नहीं, मगर जो ज़मीनी स्तर पे है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वाले ये करते हैं, अखिलेश को ज़्यादा सीट पे लड़ने के लिए बोलते हैं और मायावती जी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, और ये कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कम से कम इनको लड़ना चाहिए 8 से 9 सीट पे। 8 से 9 सीट पे लड़ने से इनको क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत लेंगी। अगर ये ज़्यादा सीट पे लड़ने का सोच रहे हैं या अगर जिद करेंगे ज़्यादा सीट लड़ने पे, तो ये खुद भी नुकसान में जाएंगे और समाजवादी को बीएसपी को सबको हराने का काम कांग्रेस करेगी क्योंकि कांग्रेस का अब लहर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं बची हुई। वो बात एक अलग है कि उनकी जो पुश्तैनी सीट थी रायबरेली, वो तो वैसे भी वहाँ के लोग उनको वोट दे देते हैं, मगर फिर इस बार उनके भी समझ लो बहुत ही कांटे की टक्कर थी, तब वहाँ से जीते थे। इतना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं था। और आपके सामने रहे वो तो अमेठी तो आपके सामने पड़ा हुआ ही है, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं कितना बुरी तरीके से हारे थे वो स्मृति ईरानी से, जो केंद्र में एक मंत्री हैं। तो इंडिया गठबंधन से मेरी एक राय है कि इंडिया गठबंधन को चाहिए कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इकट्ठा करें और मुसलमानों के लिए एक कोई अच्छा विजन लेके आए कि हाँ, अगर हम जीतेंगे तो तुम्हारे लिए जो सारे मुद्दे बंद पड़े हुए, जो कि अभी हज सब्सिडी बंद कर दी गई है मुसलमानों को जो अल्पसंख्यक कोटा था, जो बजट पास होता था 22,000 करोड़, पूरा का पूरा घोटाला हो चुका है, पूरा का पूरा खा चुके हैं ये लोग, तो वो लागू करेंगे। और अभी जो स्कॉलरशिप थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी गई, तो उसको लागू करेंगे। और जो ये मॉब लिंचिंग पे एक अच्छा कानून पास करेंगे, जो कि बेकसूर मुसलमानों को, बेकसूर दलितों को, और जो बिना किसी जुर्म के, शक के बिना पे लोगों को मार दिया जाता है, तो उनको लेके एक कानून पास करेंगे और उन लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि हम आइंदा भविष्य में ऐसा आपके साथ नहीं होने देंगे। अगर ये लोग ऐसा करते हैं और शिक्षा के बोलते हैं कि हम आपके लिए शिक्षा फ्री करेंगे, या दिल्ली के स्तर पे अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर ये वादे करते हैं कि हम आपकी
शिक्षा फ्री कर देंगे या बिजली बिजली फ्री कर देंगे। बिजली फ्री करो या ना करो, मगर थोड़ा सा कम करो, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, बिजली का रेट ज़्यादा है। और शिक्षा थोड़ा स्तर अच्छा करना चाहिए शिक्षा का, और बिजली का रेट भी थोड़ा कम करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रोजगार पे। रोजगार ना के बराबर है, यहाँ लोग बहुत बेकारी में घूमते हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन ये सब चीज़ों पे ध्यान देता है तो लाजिम उत्तर प्रदेश में वो जीतेगा। और उत्तर प्रदेश में कम से कम AIMIM को 5 सीट देनी चाहिए उनको, क्योंकि मुख्य सीटें वो अगर नहीं, 5 सीटें तो उनको देनी चाहिए, नहीं तो उनको आप देखा था मेरठ में उनका कैसा हाल हुआ था। जो वहाँ के मुख्य कैंडिडेट थे जी, एसपी थे, समाजवादी पार्टी से थे, उनके कैंडिडेट को वो बीट कर चुके थे एक टाइम पे। मतलब एक टाइम पे तो ये लग रहा था कि मेयर का चुनाव AIMIM जीत जाएगी वहाँ से। और भी बहुत सारी सीट हैं, मुरादाबाद है और संभल है, ये सब सीटें मुसलमान बहुल हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को ये सब सीटें AIMIM को दे देनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए AIMIM से बेहतर कोई सीट हो ही नहीं सकती, कोई पार्टी नहीं हो सकती है। क्योंकि मुसलमानों का जो क्या चाहिए, मुसलमानों को किस लेवल पे, मतलब उनको शिक्षा चाहिए या कहाँ पे वो लोग पिछड़ रहे हैं, कहाँ पे वो लोग दब रहे हैं, कहाँ पे उन लोगों को दबाया जा रहा है, ये पूरा नीचे से ऊपर तक उनको मालूम है। और ये जो आपके सेकुलर नेता हैं जो आपकी पार्टियों में बैठे हैं, समाजवादी, BSP या RJD या JDU, इन लोगों को क्या है कि इन लोगों के जो पार्टी में नेता बैठे हैं, तो ये लोग आपके नेता, आपने इनको वोट दिया है, ये आपके नेता नहीं है, ये एक पार्टी के नेता हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कोई भी मसला होगा तो ये आपकी तरफ नहीं बोलेंगे, आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अभी आप बिहार में देख लिए, लोगों को कई कितने मर्डर हो जाते हैं, कितने मुसलमानों के शक के नाम पे 4-4 लोगों के मर्डर हो जाते हैं और उनको लूट लिया जाता है दिन दहाड़े। अभी एक परसों नरसों की बात है, 4 लोगों का मर्डर हो गया। और ये जो अभी भोजपुरी में देख लिया आप, कितने गंदे गंदे वीडियो बना के ये लोग मुसलमानों को उनकी आस्था से खिलवाड़ करते हैं, मगर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? किसने उठाया? मुसलमान AIMIM के जो अध्यक्ष थे अख्तरुल ईमान ने, उन्होंने उठाया। ऐसे ही महाराष्ट्र में जब 5% आरक्षण देने की बात आई तो कौन उठाया? सरकार किसकी थी? सरकार थी उस टाइम NCP, कांग्रेस और शिवसेना। ये तो वो क्या नाम था उसका, अघाड़ी, है ना, विकास अघाड़ी। सरकार 3 लोग मिलके बनाया था जिसका, जबकि शिवसेना और कांग्रेस धुर विरोधी, ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, मगर सत्ता पाने के लिए ये एक दूसरे के बिस्तर पे सो गए। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सत्ता में कोई किसी को आप दुश्मन मत बनाइए, आप सबको अपना बना के रखिए। कौन कब किस टाइम काम आएगा ये आप नहीं जानते। तो ये शिवसेना जो है, जब कांग्रेस इससे परहेज नहीं, शिवसेना से परहेज नहीं है, तो फिर AIMIM से क्यों परहेज है? मुझे लगता है उनको सिर्फ दाढ़ी से परहेज है। जो AIMIM के प्रमुख जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी दाढ़ी से प्रमुख है। उनको लगता है कि अगर हमारे मंच पे वो आएंगे और दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के जब वो भाषण देंगे, तो हमारा जो मुख्य वोट है, जो हमारा मुख्य धारा का वोट है, हिंदुओं का वोट है, वो हमारा बिखर जाएगा। तो वो तो वोट तुम्हारे पास वैसा भी नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास वो वोट नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट पे टिके हुए थे। तुम्हारे जो मेन मुखिया थे राहुल गांधी, वो वायनाड से जीते हुए हैं, वो मुसलमानों के वोट से जीते हुए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये तो साफ साफ आपको पता ही है। आपके सर्च कर लिए गूगल पे कहीं से कि राहुल गांधी इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे सांसद कहाँ से और वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। गूगल झूठ नहीं बोलता है। तो आप मुसलमानों को दरकिनार करके अगर इंडिया गठबंधन अलायंस चलाना चाहते हैं तो ये चलाएंगे, आप मुश्किल नहीं है, मगर ये वक्त ही चलेगा। मुसलमान अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसके नेतृत्व को आप ठुकरा के आप कहेंगे कि नहीं हम आपके नेतृत्व करेंगे, हम ज़बरदस्ती आपका नेतृत्व करेंगे। तो हमको पता है कि हमको क्या चाहिए। हम हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब मुसलमानों को क्या है कि मुसलमानों को कब क्या चाहिए मुसलमानों को ही पता होगा, दलितों को कब क्या चाहिए उनको ही पता होगा, ब्राह्मण को कब क्या चाहिए, उनको कब क्या ज़रूरत है वो उनको ही पता होगा। तो ये जो पार्टियां, हर पार्टी हर 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 समाज की एक पार्टी है। अब उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, हर चीज़ की एक पार्टी। ये इनको देखो, इनको क्या नाम है, OP राजभर,
इनको इनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं इनकी। ये कभी इधर लुढ़क के आ जाते हैं, कभी उधर लुढ़क के चले जाते हैं, कभी बीजेपी में, कभी समाजवादी में, कभी बीएसपी में, सिर्फ मंत्री पद पाने के लिए। मगर असदुद्दीन ओवैसी आज तक, वो 2004 में जब सरकार आई थी कांग्रेस की, तो तब से लगा के 2 टर्म, मतलब दो बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे यूएपीए में। यूपीए में जब यूपीए अलायंस का हिस्सा रहे असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा बात नहीं है, वो कांग्रेस के अलायंस में, तब तो उनको बहुत अच्छा लगता था, तब उनको अच्छी लगते थे, असदुद्दीन ओवैसी अच्छे लगते थे। मगर जब असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के जो लाए हुए काले कानूनों का विरोध किया, उनको बताया कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे गलत तरीके से प्रयोग होंगे, और मुसलमानों पे छोड़ो तो बहुत से लोगों पे ये गलत तरीके से प्रयोग होंगे, उनको यूज़ किया जाएगा, तब कांग्रेस पार्टी उनसे किनारा कर लेती है। और उनसे किनारा करने के बाद उनको इस स्तर का नेता बनाते, उनको ये कह के मशहूर कर देती है, बदनाम कर देती है कि हाँ ये बीजेपी की बी टीम है। मतलब जो इनको वोट ना दे, जो इनकी मुखालफत करे, और इस डेमोक्रेसी में तो मुखालफत आप कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी कोई राजपाट तो है नहीं। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है, आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप खुल के बोल सकते हैं। अगर आप उस बोलने वाले को दबाएंगे तो उसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, उसको तानाशाही कहेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी जो इनके काले करतूत थे, जो इनके काले काम थे, उनको एक्सपोज कर रहे थे। मगर फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक घमंड में चूर रहते हैं ये, तो इनसे कोई ज़्यादा वो रखने की ज़रूरत नहीं है। मगर मेरा मानना ये है कि अगर ये मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे तो मुसलमान इनका ज़रूर साथ देंगे, दलितों का साथ लेके चलेंगे। अगर दलित जो हमारी ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, अगर इनको पीएम पद की उम्मीदवारी घोषित करते हैं तो दलित इनका जरूर साथ देगा। वरना ये इनका हाल जो 2019 में हुआ था होगा उनका वही, चाहे भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल ले और चाहे भारत जोड़ो कोई सी भी यात्रा निकाल ले, यात्रा से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यात्रा से फ़र्क पड़ना होता तो ये 4 लगातार जो राज्य अभी हारे हैं तो ये हारते नहीं, मेरे ख्याल से ये लगता है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, मतलब यहाँ यात्रा करे जा रहे, वहाँ यात्रा करे जा रहे, मतलब यात्रा ये पूरी भारत की करेंगे, मगर जो मेन मुद्दे हैं उस पर कभी भी बात नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे हम, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे एक वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।